नमस्कार। आइए सुनते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखी हुई दोस्ती दुश्मनी और बांकपन की अमर कहानी आके बाके राजपूत। भारतीय इतिहास के राजपूत वीरों के बीते हुए आके बाके जीवन कुछ ऐसे अटपटे हैं कि आज भी सभ्य समझ में नहीं आ सकते। उनके जीवन का दर्शन ही दूसरा था, उनके आदर्श ही दूसरे होते थे। मरने जीने के भय निर्भयता के नमूने आज भी सामने आते हैं, पर आदर्शों और भावनाओं में बहुत अंतर है। प्राचीन राजपूती जीवन में एक शौर्यपूर्ण शालीनता, एक दबंग शिष्टाचार और एक प्राणवान आदर्श था। तात्कालिक मुगल शासकों ने अपने शासनकाल में राजपूती जीवन को हत-ओज कर दिया था। अंग्रेजों ने उसे नपुंसक किया और अब वर्तमान युग परिवर्तन ने तो उसकी अंत्येष्टि ही कर डाली। अब तो रह गई केवल उनकी उन दिनों की वे अलबेली कहानियां जिन्हें भाट चारण गांव-गांव और घर-घर जाकर सुनाया करते थे। गांव के बड़े बूढ़े सर्दियों की रात में अलाव सुलगाकर गांव के सब तरुणों को आग के आसपास बैठाकर पकते हुए गुड़ की सौंधी सुगंध से भरे हुए वातावरण में भीगती रातों में वे कहानियां सुनाते थे जिनसे पुराने राजपूती जीवन के किसी पहलू का पर्दा उठकर राजपूती चरित्र के दर्शन हो जाते थे। सर्दियों की भीगी रात, पकते हुए गुड़ की सौंधी सुगंध से भरा वातावरण, गांव का किनारा, अलाव के चारों ओर बैठे तरुण ताप रहे थे। निश्चिंत होकर बाजरे की रोटियां भर पेट खाकर आकाश के तारे टिमटिमाते हुए वे देख रहे थे। बूढ़े चारण का आज उनके गांव में आगमन हुआ था। आज उनकी खाट भी इसी अलाव के पास बिछी थी। अलाव से उठती हुई लाल पीली आग की लपटों से वृद्ध चारण की लंबी सफेद दाढ़ी कुछ अद्भुत चमक रही थी। तरुणों का आग्रह था, बाबा जी कोई कहानी सुनाइए, और चारण प्रसन्न मन से यूं कहानी सुनाने लगे। जैसलमेर के सीढ़ों में कोटेचे राजपूतों का घर बहुत प्रसिद्ध था। उसकी बड़ी बेटी को ब्याह ने मोहिल पढ़ियार आए थे। ब्याह राजी खुशी धूमधाम से हो गया। बारात ब्याह करके लौटी। राह में पड़ाव पड़ा, गोठ हुई। गोठ में 16 बकरे काटे गए। उनकी मुंडियां चरवे में भरकर इस अभिप्राय से रख दी गईं कि दूसरे दिन नाश्ते में काम आएंगी। वहां से कूच हुआ। रातों रात बारात चली। भोर होते ही एक तालाब पर मुकाम हुआ। साथ के बाराती राजपूत नित्य कर्म सेवा स्नान में लग गए। दुल्हन का सुखपाल भी एक वृक्ष की छाह में उतार कर रख दिया गया। दासी भारी भरलाई। दुल्हन ने दातन किया, मुखमार्जन किया, स्नान किया और नाश्ता मांगा। दासी ने कहा, बाई जी यहां तो और कुछ नहीं है, चरवे में बकरों की मुंडियां हैं, वही ले आ। दासी चरवा उठा लाई। दासी परोसती गई और स्वस्थ दुल्हन मुंडियां चट करती गई। जब साथ के ठाकुरों ने जलपान की तैयारी और नाश्ता मांगा, तब दासी से कहा गया, जा वह चरु उठा ला। दासी ने हाथ बांधकर कहा, चरु का क्या करोगे अन्नदाता, उसमें की तो सब चीजें चट हो चुकी। ठाकुरों ने यह सुना तो सन्नाटे में आ गए। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, पर सब ने चुप्पी साध ली और वहां से डेरा उठाकर आगे चल पड़े। पड़िहार आ गए। इतनी कहानी सुनकर एक दो तरुण हंसने लगे। किसी ने कहा, बाबा जी बहू का मुंह कितना बड़ा था। चारण ने कहा, जब तुम्हारी बहू आए तब देख लेना कि उसका मुंह कितना बड़ा है, अभी कहानी सुनो। बाबा जी ने फिर आगे कहानी बढ़ाई। घर आकर ठाकुरों की पंचायत जुटी। बहुत बहस हुज्जत के बाद यह बात करार पाई कि इस बहू का भार हमसे न उठाया जाएगा। बस दुल्हन के पिता को पत्र लिख दिया कि तुम्हारी बेटी का निभाव हमारे यहाँ मुश्किल है, अपनी बेटी को ले जाओ। ठाकुर की बेटी ने भी बाप को सब हकीकत लिख दी। तब कोटेचे ठाकुर ने अपनी बेटी वापस बुला ली। इस पर एक तरुण ने कहा, बाबा जी क्या परिहारों के यहाँ बकरों की बहुत कमी थी। इस पर चारण ने दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा, कहानी सुनो। यह बात मोहेबे के राठौर राव माला जी ने सुन ली। उन्होंने कहा, तो उस राजपूत ने खाने के बदले बहू त्याग दी, बड़ा खराब काम किया। ऐसी राजपुतानियां तो बड़े वीर बवंडर योद्धा हो सकते हैं, शेरों को भी कत्ल करके चीर डालेंगे। राव माला जी के यहाँ उस समय बहेलवे का राणा इदा उगमसी चाकरी करता था।
उसने रावल के मुंह से यह बात सुनकर आदमी भेजकर कोटेचे को कहला भेजा कि तुम अपनी बेटी मुझे दे दो। कोटेचे ने स्वीकार कर लिया। उसने ईदा उगमसी को बेटी दे दी। नई रानी के साथ ईदा मजे से रहने लगा। उससे कोटेचे रानी के 7 बेटे हुए। एक तरुण ने फिर हंसकर कहा, बाबूजी, उन 7 बेटों के नाम क्या थे? अरे बेटों के बाप, कहानी सुन। जिनकी बात आगे जाएगी उनका नाम भी सुन लेना। उन्होंने आगे कहानी बढ़ाई। उन 7 बेटों में से एक का नाम था उदा। जब वह सयाना हुआ तब राव माला जी की चाकरी में मोहेबे में रहने लगा। उन दिनों एक बाघ गोपाल की पहाड़ी पर बड़ा उत्पात मचाता था। राजपूत बारी बारी से उस पहाड़ी की चौकी पर भेजे जाते थे। एक दिन उदा की भी बारी आई। उसने जाकर पहाड़ी को घेर कर बाघ को पकड़ लिया और बांध कर ले आया तथा रावल जी को भेंट कर दिया। रावल जी ने प्रसन्न होकर बाघ उसे ही दे दिया। उसने बाघ के गले में एक घंटी बांधकर छोड़ दिया और उदा ने सबसे कह दिया कि कोई उसे न मारे, जो कोई उसे मारेगा उससे मेरी शत्रुता होगी। बाघ स्वतंत्रता से इधर उधर फिरने और नुकसान करने लगा। एक बार वह घूमता घूमता भादराजन जा निकला। वहां सिंघल राजपूतों ने उसे मार डाला। इससे ईदों और सिंघलों में बैर बंध गया। दोनों परिवारों में युद्ध हुआ। 25 सिंघल मारे गए। भादराजन और चौकसी का मार्ग चलना बंद हो गया। उदा का विवाह ईहड़ सोलंकी की बेटी से हुआ था। वह सिंघलों की चाकरी करता था। उदा की पत्नी भी ब्याह के बाद 7 बरस तक पति के घर न आई, क्योंकि मार्ग बंद था। यदि किसी पक्ष का कोई व्यक्ति उस मार्ग पर चलता पाया जाता तो दूसरे पक्ष वाले उसे मार डालते थे। एक दिन सिखरा के बालसीसर पर गोठ हुई। सब इंदे वहां जमा हुए। बकरे काटे गए। खूब नाश्ता पत्ता जमा। वहां किसी ने हंसी में पूछ लिया, उदा जी, कभी भादराजन भी जाओगे? उदा बोला, आज ही रात को जाऊंगा। घर आकर उसने अपनी काठन घोड़ी को गुड़ दाना मिलाकर दिया। तब उसके भाई सिखरा ने पूछा, आज घोड़ी को गुड़ दाना क्यों देता है? उसने कहा, भादराजन जाऊंगा। सिखरा उसका बड़ा भाई था। उसने कहा, जहां ऐसा बैर है कि पग पग पर आदमी मारे जाते हैं, तो तू वहां क्यों जाता है? उदा ने उसे कसम खिलाकर कहा कि मुझे मत रोके। सांझ होते ही उदा चल खड़ा हुआ और आधी रात को ससुराल जा पहुंचा। ससुराल का द्वार खुलवाकर वह भीतर गया। डोम ने जाकर ईदन दे यानी उदा की स्त्री को जगाया। ढोलिया बिछा दिया गया। उदा थका था, उसे नींद आ गई। वो अपनी घोड़ी का कायजा खोलकर उसे बांधना भूल गया था। वह कसी कसाई बाहर खड़ी थी। इतने में उदा का साला जग गया। उसने घोड़ी देखी। वह पहचान गया कि यह उदा की घोड़ी है। वो उसे लेकर पायगाह में बांधने चला। इसी समय उदा की आंख खुली। उसने समझा कोई चोर घोड़ी को लिए जा रहा है। भादराजन में चोर बहुत रहते थे। यह समझकर वह लपका और ननवार का एक हाथ खींचकर मारा। साले के 2 टुकड़े हो गए। आहट पाकर उदा की स्त्री भी भागी आई। उसने देखा भाई मारा गया। उसने कहा, यह तुमने क्या किया? इसी समय उदा की सास भी आ गई। उसने सारी हकीकत सुनकर कहा, जो होना था वह हुआ। अब यह दूसरा बैर बढ़ा। अच्छा यही है कि अब चुपचाप तुम यहां से चले जाओ। उदा ने सब बातों पर विचार किया। सास को प्रणाम किया, एक नजर पत्नी पर डाली और घोड़े पर सवार होकर अंधेरे में गायब हो गया। इस बार सब श्रोतागण सन्नाटे में बैठे रहे। सबके चेहरे पर चिंता और शंका व्याप्त हो गई। एक ने सहमते सहमते पूछा, तो उन्होंने उसका पीछा किया, उसे मार डाला? परंतु चारण भावधारा में डूबे हुए थे। उन्होंने प्रश्नकर्ता की बात ही नहीं सुनी। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। भादराजन के पास ही एक गांव में मेला सेप्टा राजपूत रहता था। वह नामी गिरामी चोर और डाकू था। उसकी सेवा में एक कुटनी नाइन रहती थी। वह भले घर की बहू बेटियों का भेद उसे देती, उन्हें बहकाती और पथभ्रष्ट करती थी। एक दिन वह नाइन ईहड़ सोलंकी के घर आई। उसने बहुत प्रेम और अधीनता प्रकट की तथा उपटन लगाकर उदा की स्त्री को आग्रहपूर्वक नहलाया। पीछे मेला से जाकर उसने कहा, ईहड़ की बेटी पद्मिनी है,
आपके योग्य है, उसे काबू में करो। मेला ने जाकर सोलंकियों से कहा कि यदि तुम अपनी बहन मुझे दे दो तो मैं उदा से तुम्हारा बैर लूं। उदा के साले तो अपने भाई की मृत्यु का बैर लेना ही चाह रहे थे। वे राजी हो गए। पर जब उदा की स्त्री ने यह बात सुनी तब उसने मेला को कहला भेजा कि मेरा पति और जेठ ऐसे नहीं हैं जिनकी स्त्रियों पर तू नजर जमाए है। यदि तुझमें कुछ पराक्रम हो तभी इधर पांव रखना। इसके बाद एक ब्राह्मण के हाथों अपने जेठ के पास भी सब हकीकत भेज दी। यह भी कहला दिया, मेला उधर आएगा, उसकी अच्छी तरह खातिर करना। तो क्या मेला वहां गया? एक साथ 2-3 तरुणों ने पूछा। चारण ने कहा, मेला अपने कच्ची घोड़े पर सवार होकर चला और बालसीसर तालाब पर जा पहुंचा। वहां बकरियों के चराने वाले गड़ेड़िए अपनी छागलों को छोड़कर तीर कमान पृथ्वी पर रखे गप्पे लड़ा रहे थे। मेला ने उनसे पूछा, ये बकरियों का झुंड कहाँ का है? ये बकरे उगमसी ठाकुर के हैं। क्या इनमें से बकरे बिकते हैं? नहीं, कोई पाहुन आए तो उसके लिए मारे जाते हैं, बिकते नहीं हैं। तो एक बकरा मुझे दे दो। तुम मेहमान हो, ले लो, पर मैं बिना मोल नहीं लूंगा। इतना कहकर उसने 2 अन्नी निकालकर उन्हें दे दिए। एक बड़ा बकरा छांट लिया और उसे काट कूट कर उसके टुकड़े टुकड़े करके मांस और बाजरा में मिलाकर बजरिया बनाया। उसने सुना था सिखरा के यहाँ 2 जबरदस्त कुत्ते हैं। कुछ मांस स्वयं खाया, कुछ गडेड़ियों को भी दे दिया। फिर उसने गडेड़ियों से कहा, मैं बीकमपुर जाता हूं। रात को वह सिखरा के गांव पहुंचा। कुत्ते दौड़कर पीछे पड़े तो बकरे की हड्डियां जो वह बांध कर लाया था उनके आगे फेंक दी। कुत्ते उन्हें चबाने लगे और वह घर में घुसकर जहां ओदा सोता था वहां जा पहुंचा। उसने शस्त्रों की बेदियां उसके बिछौने के नीचे काट कर रख दी और सिखरा की स्त्री की चोटी काट कर वापस लौट गया। जब स्त्री जागी तो उसने देखा सिर पर चोटी गायब है। उसने शोर मचाया कि मेला आया और मेरी चोटी काट कर ले गया। सिखरा हड़बड़ा कर उठा, पर उसने सब शस्त्रों के बंधन भी कटे पाए। वह अल्लग घोड़े पर सवार होकर दौड़ा। लौटते हुए मेला ने कुत्तों को काट डाला था। इस भागा दौड़ी में उसका अमल का पोटा यानी अफीम की थैली भी वहीं गिर गई थी। सिखरा ने उसे उठा लिया। उदा की घोड़ी की बछेड़ी भी सिखरा के साथ लग गई थी। मेला रात ही रात में चलकर प्रभात होते होते कोंडनों के तालाब पर जा पहुंचा। अम्ल पानी का समय था। पोटा संभला तो नहीं पाया, तब घोड़े से उतरकर घसिया डालकर सो रहा। सिखरा भी आ पहुंचा। उसने घोड़े पर निगाह पड़ते ही पहचान लिया कि सिखरा है और वह निश्चिंत सोता रहा। सिखरा ने सोचा, यहाँ यह कौन है जो इतना निश्चिंत सो रहा है? पास जाकर कपड़ा खींचकर जगाया, पूछा, क्या नाम है, कौन हो? मेरा नाम मेला सपेटा है। तो मेला जी, 84 का छेड़ा है, जगह जगह टोलियां खड़ी हैं। उदा जैसे राजपूत को खिजाकर निशांत कैसे सोते हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिखरा है। मेला उठकर बैठ गया। उसने कहा, इस समय तो मेरा अमल उतर रहा है, तो उठो अमल लो। मेरा तो अमल का पोटा कहीं रास्ते में ही गिर गया। मैं अपने ही पोटे की अमल खाता हूं। सिखरा ने वह पोटा निकालकर मेला के हाथ में दे दिया। छागुल में जल भर लाया, अमल पानी कराया और फिर कहा, मेला जी अब थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हारे पांव दबा दूंगा। मेला सो गया। सिखरा पांव दबाता रहा। थोड़ी देर में मेला जागा, आंखों पर पानी के छींटे दिए, शस्त्र बांधे। सिखरा ने पूछा, युद्ध किस तरह करोगे? सवार होकर। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ। चाबुक फटकारा तो घोड़ा हवा हो गया। सिखरा देखता ही रह गया। उसने घोड़ा साथ दिया पर मेले को पकड़ न सका। सिखरे के घोड़े के साथ जो बछेड़ी आई थी वह भागती भागती मेला के घोड़े से 100 कदम आगे जाकर पीछे फिरी। तब सिखरा बछेड़ी को पकड़कर उस पर चढ़ बैठा और मेला को जा मिला। उसने सामने आकर मेला को ललकारा और बर्छी फेंका। बर्छी उसकी छाती के आर पार हो गया। मेला वहीं ढेर हो गया। चारण यह कहकर अपनी दाढ़ी सहलाने लगा। सुनने वाले सांस रोककर सुन रहे थे।
चारण ने एक बार आकाश की ओर दृष्टि की। तरुणों ने कहा, फिर? इतने ही में उदा भी वहां आ पहुंचा। मेला को मरा देखकर उसने अपने भाई से कहा, भाई, इसका अग्नि संस्कार करना चाहिए। दोनों भाइयों ने उसका दाह संस्कार किया। दाह कर्म से निवृत्त होकर उदा ने भाई को वापस घर भेज दिया और स्वयं मेला की पगड़ी लेकर उसकी कोठरी पर गया और पुकार कर कहा, ठाकरा, मेलो जी काम आए हैं, उनका पाग लो। मेरे बड़े भाई सिखरा ने उन्हें मार दिया है, दाग दे दिया गया है। मेला का पुत्र बाहर आया। उसने उदा से जुहार किया और कहा, ठाकरा, हमारे तुम्हारे कोई बैर नहीं। पिता ने जैसा किया उसका फल पाया। अब भीतर पधारिए। उदा क्षण भर घोड़े पर अड़ा खड़ा रहा। फिर उसने कहा, सिखरा की बेटी हमने मेलो जी के बेटे को दी। देव उठने पर ब्राह्मण के साथ तिलक भेजेंगे। विवाह करने को शीघ्र पधारना। उसने सब ठाकुरों को जुहार किया और घोड़े को एड़ लगाई। यथा समय विवाह हो गया और चिरकाल के बाद यह बैर मिटा। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।